नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जो हम सबके लिए, चाहे हम स्टूडेंट हों या प्रोफेशनल, सफलता की बुनियाद है, आत्मनियंत्रण। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ क्या करें वाली लिस्ट नहीं देते, बल्कि इस बात की तह तक जाते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आत्मनियंत्रण आखिर है क्या, ये इतना मुश्किल क्यों लगता है, और सबसे ज़रूरी, इसे एक स्किल की तरह कैसे सीखा जा सकता है। और ये विषय आज के दौर में आई थिंक पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारे चारों तरफ ध्यान भटकाने वाली चीज़ों की एक पूरी फौज खड़ी है, लेकिन असल लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर है। स्रोतों में एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट का जिक्र आता है, द मार्शमैलो टेस्ट। शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। हाँ, सुना है। छोटे बच्चों को एक कमरे में एक मार्शमैलो के साथ छोड़ा गया था। बिल्कुल। और उन्हें कहा गया था कि अगर वे 15 मिनट तक उसे नहीं खाएंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। एक मार्शमैलो अभी या दो बाद में? मतलब सीधे सीधे तत्काल सुख और एक बड़े इनाम के बीच का चुनाव, है ना? एग्जैक्टली। और इस स्टडी का जो नतीजा सालों बाद निकला वो हैरान करने वाला था। जिन बच्चों ने इंतजार किया, मतलब जिनमें वो आत्मनियंत्रण था, वे आगे चलकर अपनी पढ़ाई में, करियर में, यहाँ तक कि अपनी सेहत में भी ज्यादा सफल हुए हैं। तो ये सिर्फ मीठा खाने की बात नहीं थी, ये सफलता का एक बहुत मजबूत भविष्यवक्ता था। ये दिखाता है कि आत्मनियंत्रण कोई मामूली गुण नहीं है, ये एक तरह की सुपर पावर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना जरूरी है तो हम इसमें इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? मतलब हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम स्नूज बटन दबाते हैं, सोफे पर पड़े रहते हैं और घंटों तक बस रील स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कृपा है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक है हमारा लिम्बिक सिस्टम, ये दिमाग का पुराना आदिम हिस्सा है। इसे बस तत्काल सुख चाहिए, मजा, आराम, तुरंत इनाम। और दूसरा है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दिमाग का नया विकसित हिस्सा है। ये तर्क, योजना और लंबे समय के लक्ष्यों के बारे में सोचता है। समस्या ये है कि लिम्बिक सिस्टम की आवाज बहुत तेज और भावनात्मक होती है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की आवाज शांत और तार्किक होती है। अच्छा, तो ये एक तरह से हमारे अंदर के एक जिद्दी बच्चे और एक समझदार वयस्क के बीच की लड़ाई है। और आज की दुनिया तो उस बच्चे को हर तरह के खिलौने दे रही है। सोशल मीडिया, ओटीटी, जंक फूड। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इन खिलौनों में सबसे खतरनाक है डोपामाइन हिट। जब भी हम सोशल मीडिया पर एक लाइक देखते हैं या कोई मजेदार वीडियो, हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो हमें खुशी का एहसास देता है। दिक्कत यह है कि ये खुशी बहुत सस्ती है और तुरंत मिलने वाली है। तो जब दिमाग को बिना मेहनत किए डोपामाइन मिलने की आदत पड़ जाती है, तो फिर 8 घंटे की पढ़ाई या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट, वो उसे एक सजा जैसा लगने लगता है। क्योंकि उसमें इनाम बहुत देर बाद मिलता है। बिल्कुल। ये हमारे मोटिवेशन के पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लेता है। यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, ईगो डिप्लीशन। मतलब जिसे हम इच्छा शक्ति का खत्म होना कह सकते हैं। एक श्रोता इसकी तुलना एक मोबाइल की बैटरी से करता है। क्या ये सही है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। हमारी विल पावर या आत्मनियंत्रण एक सीमित संसाधन है, एक बैटरी की तरह। दिन भर हम जितने भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, इस ईमेल का जवाब दें या नहीं, हर फैसले में ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खर्च होती है। इसीलिए तो अक्सर दिन के आखिर तक हमारी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है और हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, जैसे जंक फूड ऑर्डर करना या टीवी देखना, बजाय इसके कि जिम जाएं। तो अगर हमारी विल पावर एक बैटरी है जो खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब हम असहाय हैं, या फिर इस बैटरी को चार्ज करने या इसे और बड़ा बनाने के तरीके भी हैं? यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। हम असहाय बिल्कुल नहीं हैं। स्रोतों में साफ कहा गया है कि आत्मनियंत्रण एक मसल की तरह है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास है या नहीं, सवाल ये है कि आप इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर ये एक मसल है तो इसका वर्कआउट प्लान क्या होगा? मतलब वार्म अप कहाँ से शुरू करें? वर्कआउट का वार्म अप है अपने लक्ष्य को आईने की तरह साफ करना। जब आपको पता ही नहीं कि आप जिम क्यों जा रहे हैं, वजन घटाने, मसल बनाने या बस फिट रहने, तो आपका मोटिवेशन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। खुद से पूछना जरूरी है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। एक मजबूत क्यों आपको हर मुश्किल कैसे से लड़ने की ताकत देता है, या आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लड़ने की एक वजह देता है। और एक बार जब क्यों साफ हो जाए,
तो अगला कदम, अक्सर लोग पहले ही दिन बहुत भारी वजन उठाने की कोशिश करते हैं और चोट खाकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए दूसरा कदम है छोटी छोटी जीत से शुरुआत करें। अगर आपने आज तक कभी 10 मिनट भी नहीं पढ़ा, तो पहले दिन 5 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाना बेवकूफ़ी है। रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ने का या दिन में 1 घंटा मोबाइल से दूर रहने का लक्ष्य बनाएं। यहाँ मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे को फिर से ट्रेन करने के बारे में है। हर छोटी जीत डोपामाइन का एक छोटा स्वस्थ डोज रिलीज करती है, जो दिमाग को ये सिखाता है कि अनुशासन से भी खुशी मिल सकती है, सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं। तो ये अपने दिमाग को धीरे धीरे अच्छी आदतों का आदी बनाने जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, हमारा माहौल। अगर कोई डाइट पर है और उसके फ्रिज में चॉकलेट केक रखा हो, तो इच्छा शक्ति कितनी देर टिकेगी? ये एक बहुत ही शक्तिशाली बिंदु है। और तीसरा तरीका इसी से जुड़ा है, अपने माहौल को अपने पक्ष में बनाएं। स्रोतों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा हमारा माहौल शक्तिशाली होता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी विल पावर से हर प्रलोभन से लड़ लेंगे, लेकिन ये हमारी विल पावर बैटरी को बहुत तेजी से खत्म करता है। सबसे स्मार्ट तरीका लड़ना नहीं है, लड़ाई को टालना है। मतलब अगर पढ़ते समय फोन सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। अगर फोन सामने होगा ही नहीं, तो उसे उठाने की इच्छा भी कम होगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ, प्रलोभन को दूर करना उससे लड़ने से कहीं ज्यादा आसान है। ये आपकी विल पावर बैटरी को उन कामों के लिए बचाता है जहां उसकी सच में जरूरत है। लेकिन मान लिए आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप माहौल को नियंत्रित नहीं कर सकते, तब क्या? ये एक अच्छा सवाल है। जैसे ऑफिस में कोई आपके डेस्क पर मिठाई रख जाए, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए चौथा तरीका है, जिसे डिले टेक्निक या 10 मिनट रूल कहते हैं। जब भी कोई तीव्र इच्छा मन में आए, जैसे मिठाई खाने की या सोशल मीडिया खोलने की, तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। खुद से कहें, ठीक है, मैं ये करूंगा, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद। अक्सर होता यह है कि 10 मिनट में वो आवेग, वो अर्जेंसी काफी हद तक कमजोर पड़ जाती है, या आप उसे भूल भी जाते हैं। ये उस आवेग और आपके रिएक्शन के बीच एक छोटा सा ब्रेक बनाने जैसा है, और उसी ब्रेक में आपका तार्किक दिमाग, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस कंट्रोल ले लेता है। ये तो एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक हो गया। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें बार बार इस ब्रेक को खींचने की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल, और वही हमारा 5वां तरीका है। एक रूटीन बनाएं। रोज एक ही समय पर उठना, पढ़ना, काम करना, सोना। जब चीजें आदत बन जाती हैं, तो उन्हें करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत ना के बराबर पड़ती है। वो ऑटो पायलट पे चली जाती हैं। ये डिसीजन फटीग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आपको पता है कि सुबह 8 से 10 बजे तक आपको पढ़ना ही है, तो आपका दिमाग यह सोचने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता कि अब क्या करूं या पढ़ने का मन नहीं है। रूटीन आपकी विल पावर बैटरी को बचाता है। ये दिलचस्प है कि कैसे माहौल और रूटीन एक दूसरे की मदद करते हैं। एक अच्छा माहौल, जैसे फोन दूर रखना, एक अच्छे रूटीन को फॉलो करना आसान बना देता है, और एक मजबूत रूटीन आपकी इच्छा शक्ति पर पड़ने वाले बोझ को कम कर देता है। बिल्कुल, ये सब बाहरी रणनीतियां हैं, लेकिन कुछ आंतरिक रणनीतियां भी हैं। जैसे छठा तरीका, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखें। गुस्सा, डर, बोरियत या उदासी में लिए गए फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं। हम बोरियत मिटाने के लिए घंटों स्क्रॉल करते हैं या गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। स्रोत कहते हैं कि अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें एक दर्शक की तरह देखना सीखें। गहरी सांस लें और पहचानें कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है या अभी मैं बोर हो रही हूं। सिर्फ ये जागरूकता ही उस भावना की पकड़ को ढीला कर देती है। और उस पल में हम खुद से जो कहते हैं वो भी बहुत मायने रखता होगा। यहीं पर सेल्फ टॉक का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, ये 7वां और शायद सबसे जरूरी आंतरिक तरीका है। हम अपने सबसे बड़े आलोचक खुद होते हैं। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत आलसी हूं, मैं हमेशा यही करता हूं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी आत्मनियंत्रण की मसल को अंदर से कमजोर करती है। इसकी जगह खुद से सहानुभूति रखें। कहें, ठीक है, आज गलती हो गई, लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगा। या ये मुश्किल है, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख लूंगा। आपकी सेल्फ टॉक आपका सबसे बड़ा कोच भी हो सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। मन की बात हो गई, लेकिन शरीर का क्या? अक्सर जब हम थके होते हैं या नींद पूरी नहीं होती, तब आत्मनियंत्रण लगभग शून्य हो जाता है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन की तरफ इशारा किया है। 8वां तरीका है फिजिकल डिसिप्लिन। शरीर और मन अलग अलग नहीं है।
पूरी नींद, नियमित व्यायाम और सही खान-पान। जब आप थके हुए होते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता और आपका भावनात्मक, आवेगी दिमाग हावी हो जाता है। इसलिए अच्छी नींद लेना या एक्सरसाइज करना कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी विल पावर बैटरी को चार्ज करने का सबसे सीधा तरीका है। ठीक है, तो हमने लक्ष्य तय कर लिए, छोटी शुरुआत की, माहौल बदला, रूटीन बनाया और अपने मन और शरीर को भी तैयार कर लिया। अब आते हैं मोटिवेशन पर। इनाम देने का क्या रोल है इसमें? मैं तो अक्सर एक चैप्टर खत्म करने के बाद पूरा सीजन देखूंगी वाला प्लान बनाती हूँ। क्या स्रोत इसे सही मानते हैं? नहीं, स्रोत आपके इस प्लान के सख्त खिलाफ है और यही हमारा 9वां बिंदु है। खुद को इनाम दें, लेकिन सही तरीके से। आपका उदाहरण एक क्लासिक गलती है। यहाँ इनाम आपके लक्ष्य के खिलाफ काम कर रहा है। आपने एक अच्छी आदत यानी पढ़ाई को एक बुरी आदत यानी बिंज वॉचिंग से जोड़ा है। सही इनाम वो है जो आपको ताजगी दे और आपके लक्ष्य को सपोर्ट करे। जैसे 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना, कोई पसंदीदा गाना सुनना या थोड़ी देर वॉक पर जाना। इनाम मोटिवेशन दे, एडिक्शन नहीं। ये बहुत जरूरी फर्क है। और आखिरी सवाल, क्या होगा जब हम फेल हो जाए? एक दिन रूटीन टूट गया, डाइट तोड़ दी या पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। और यहीं पर 10वां और शायद सबसे मानवीय सिद्धांत आता है। निरंतरता को परफेक्शन से ऊपर रखें। हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन एक दिन की गलती का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। आत्मनियंत्रण का मतलब कभी ना गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर वापस उठ खड़ा होना है। रोज 60% प्रयास करना कभी कभी 100% प्रयास करने से कहीं बेहतर है। निरंतरता ही चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती है और लंबे समय में बड़े नतीजे देती है। तो अगर इन सारे तरीकों को जोड़कर देखें तो इनका निचोड़ क्या है? कहानी ये है कि आत्मनियंत्रण का असली रहस्य खुद से लड़ने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपनी जिंदगी को होशियारी से डिजाइन करने में है। बिल्कुल। ये अपने दिमाग के दुश्मन के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर काम करने के बारे में है। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कब और क्यों भटकता है, जब आप समझते हैं कि आपकी विल पावर बैटरी कैसे काम करती है, तो आप उसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। आप अपने माहौल को बदलते हैं, रूटीन बनाते हैं और अपनी आंतरिक बातचीत को नियंत्रित करते हैं। आप खुद पर राज करते हैं। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली एक शक्ति है, जो रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। हर बार जब कोई मोबाइल उठाने के बजाय किताब उठाता है, तो वो अपने आत्मनियंत्रण की मसल को थोड़ा और मजबूत करता है। स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया की किसी भी चुनौती को जीत सकता है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने या आदतें बदलने तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। और ये चर्चा एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हमने सीखा कि लंबे लक्ष्यों के लिए तत्काल इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन तब क्या होता है जब हमारे लंबे लक्ष्य ही बदल जाएं? आत्मनियंत्रण न केवल रोजमर्रा के प्रलोभनों का सामना करने के लिए, बल्कि जीवन की दिशा में एक बड़े बदलाव के लिए खुद को कैसे अनुकूल बनाता है। ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे।